ये क्वेश्चन टीसीएस के मॉक बीटा में पूछा गया था। इसमें लियो ट्राई कर रहा है अपने हाउस में एक सोफ़ा को मूव करने का। सोफ़ा करंटली जहाँ पर है उसको हम लोग स्मॉल एस से दिखा रहे हैं, कैपिटल एस से जहाँ पर हम लोगों को सोफ़ा पहुँचाना है। एच रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस होल्ड आइटम्स और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है एम्प्टी स्पेसेस। सोफ़ा हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूव कर सकता है और रोटेट कर सकता है। रोटेट करने के लिए इसको 2x2 की जो एरिया है वो फ्री चाहिए होगा, इंक्लूडिंग द सोफ़ा, है ना। तो इसमें हम लोग सोफ़ा को उठाकर नहीं ले जा सकते अगर हम लोग किसी हाउस होल्ड आइटम से ब्लॉक हो गए तो, और हाउस होल्ड आइटम्स की पोजीशंस को भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स गिवन है, इनपुट आउटपुट का फॉर्मेट और टाइम लिमिट गिवन है 1 सेकेंड। हमारे पास सैम्पल इनपुट है ये, जिसके लिए हम लोग 8 मूव में हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकते हैं। इनपुट 2 में सोफ़ा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर इम्पॉसिबल आउटपुट दे देंगे। अब आ जाते हैं इसके जो मूव होंगे उनको विजुलाइज़ करने पर। हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में अगर सोफ़ा होगा इनिशियली तो वो या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगी कि इनिशियली ये यहाँ पर होता तो फॉरवर्ड जाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा। फिर ऐसे ही जब बैकवर्ड जाएगा तो ऐसे, हॉरिजॉन्टली अपवर्ड तो ऐसे, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टली रोटेट डाउन लेफ़्ट। अब रोटेट करने के लिए 2x2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए फ्री, इंक्लूडिंग दी सोफ़ा, तो ये डाउन और लेफ़्ट रोटेट किया है। सिमिलरली डाउन और राइट रोटेट, अप और लेफ़्ट रोटेट, अप और राइट रोटेट। ऐसे ही अगर हमारे पास सोफ़ा की इनिशियल ओरिएंटेशन वर्टिकल होती तो वो कुछ इस तरीके के मूव ले सकता था, वर्टिकली फॉरवर्ड, वर्टिकली बैकवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, डाउन लेफ़्ट रोटेट, डाउन राइट रोटेट, अप लेफ़्ट रोटेट, अप राइट रोटेट। अब आ जाते हैं जो हमारे सैम्पल इनपुट्स गिवन है उनको विजुलाइज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपवर्ड नहीं जा सकते हैं क्योंकि मैट्रिक्स से बाहर चले जाएंगे। सिमिलरली बैकवर्ड में भी मैट्रिक्स से बाहर, डाउनवर्ड तो हाउस होल्ड आइटम से ब्लॉक हो जाएंगे, और रोटेशन भी नहीं ले सकते क्योंकि हाउस होल्ड आइटम से फिर से यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। तो फॉरवर्ड जा सकते हैं, फिर यहाँ से भी हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड जा सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम लोग डाउनवर्ड जाएंगे तब भी हम लोगों को रोटेट करने के बाद इस वर्टिकल ओरिएंटेशन तक पहुँचना होगा। तो बेटर कि हम लोग पहले ही डाउन लेफ़्ट रोटेट कर लें ताकि हम लोग यहाँ से इस वाले रास्ते को होकर यहाँ पर डिज़ायर्ड लोकेशन पर जा सकें, है ना। तो रोटेट डाउन लेफ़्ट, फिर इसके बाद डाउन, फिर इसके बाद फिर से डाउन, फिर से डाउन, और फिर रोटेट डाउन राइट, फिर इसके बाद फॉरवर्ड। प्रेटी सिंपल। अब आ जाते हैं सैम्पल इनपुट 2 पर। सैम्पल इनपुट 2 कुछ इस तरीके से विजुलाइज होगा। फिर इसके बाद हम लोग अगर फॉरवर्ड मूव लेंगे तो हम लोग यहाँ पर हो जाएंगे ब्लॉक, यानी कि इस कन्फिग्रेशन के लिए हम सोफ़ा को डिज़ायर्ड लोकेशन पर नहीं पहुँचा सकते। ये तो थे सिंपल इनपुट्स। अब आ जाते हैं थोड़े से अच्छे वाले इनपुट की तरफ। इसमें 7 रोज़ हैं और 16 कॉलम्स हैं, 7 रोज़ और 16 कॉलम्स। अब इसमें हमारे पास कितने पाथ दिख रहे हैं? ऊपर वाले इनपुट्स में तो हम लोगों को सिंपल एक ही पाथ दिख रहा था, तो वही मिनिमम हो गया। इसमें देखो हम लोग या तो यहाँ पे फॉरवर्ड आएंगे, फिर ऊपर जाकर यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, या तो हम लोग फॉरवर्ड आके यहाँ पर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, और फिर ऐसे यहाँ पर आ सकते हैं सिमिलरली, और फिर यहाँ से डाउनवर्ड जाके फिर यहाँ पे आकर, फिर यहाँ पर आकर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ से रोटेट करें तो फिर इस रास्ते से फिर से जा सकते हैं। और ऐसे ही हम लोग यहाँ पर फॉरवर्ड आते जाएँ, या फिर यहाँ पे डाउन आए, फिर यहाँ से रोटेट करें और फिर जाएँ। तो हमारे पास कितने सारे पाथ दिख रहे हैं। अब इन सभी पाथ को हम लोगों को पहले ट्राई करना होगा, तभी तो हम लोग बता पाएंगे ना कि मिनिमम मूव कौन से वाले पाथ में लग रहे हैं। तो इसी वाली अप्रोच को जो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं उसको ब्रूट फोर्स अप्रोच कहा जाता है। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच के अकॉर्डिंग हम लोग सारे के सारे मूव को ट्राई करेंगे और देखेंगे कि इस मूव को लेने के बाद क्या हमारे पास एक ऐसा पाथ आ रहा है जिससे कि हम लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच जा रहे हैं। और डेस्टिनेशन पर अगर पहुंच जा रहे हैं तो क्या वो पाथ मिनिमम मूव लेकर हम लोगों को डेस्टिनेशन तक पहुंचा रहे हैं। इसी बात को हम लोग विजुलाइज़ करने के लिए एक ट्री की हेल्प ले लेते हैं कि इस स्टेट को हम लोगों ने एक बॉक्स से दिखा दिया। अब ये वाली स्टेट है कौन सी? ये वाली स्टेट कोई भी एक कन्फिग्रेशन हो सकती है जिसमें कि सोफ़ा रखा होगा, या तो वो वर्टिकल होगा या तो हॉरिजॉन्टल होगा,
और वो मैट्रिक्स के अंदर कहीं ना कहीं रखा हुआ होगा। तो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए इस बॉक्स से दिखा दिया। अब इस एक कॉन्फ़िगरेशन पर हमारे पास कितने मूव पॉसिबल थे? हमारे पास टोटल 8 मूव पॉसिबल थे, है ना। अगर सोफ़ा हॉरिजॉन्टल होता तब भी हमारे पास 8 मूव पॉसिबल हैं, और सोफ़ा अगर वर्टिकल होता तब भी हमारे पास 8 मूव पॉसिबल है। अब हम लोग कौन से मूव ले सकते हैं और कौन से नहीं ले सकते वो बात अलग है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ की बात चल रही है, तो पॉसिबिलिटीज़ में तो हम लोगों को सभी को एक्सप्लोर करना होगा ना कि क्या ये वाला पाथ ले सकते हैं, तो उसमें भी हमारी कंप्यूटेशन तो जाएगी। जब हम लोग कंप्यूटेशन को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग सारे की सारी पॉसिबिलिटीज़ को अकाउंट में रख कर बात करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर अगर जब भी जाएंगे तो हम लोग 8 में से कोई ना कोई एक मूव लेकर जा रहे होंगे। अब अगर 8 में से कोई भी मूव लेंगे तो हमारे पास फिर से एक नई कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और फिर से एक नई कॉन्फ़िगरेशन के लिए फिर से हमारे पास 8 मूव होंगे। ऐसे ही करते करते हमारे पास एक पूरा का पूरा ट्री बन जाएगा। उस ट्री में हम लोग देख लेते हैं कि कितने नोड होंगे। उसके लिए डायरेक्टली फार्मूला तो ये रहा। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कैलकुलेट कैसे कर लेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन हुई, तो हमारे पास हॉरिजॉन्टली पहली वाली रो में कितने कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल हैं? 1, 2, 3 और 4। सिमिलरली दूसरी वाली रो में भी 4, और ऐसे ही लास्ट रो तक आते आते भी हमारे पास 4 हैं। इससे हम लोग एक फार्मूला डेराइव कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पॉसिबल हॉरिजॉन्टल सोफ़ा कॉन्फ़िगरेशंस कितनी होंगी? रो मल्टीप्लाई कॉलम -1, है ना। हर एक रो के लिए 4 कॉन्फ़िगरेशन हो पा रही थी। 4 कॉन्फ़िगरेशन यानी कि कॉलम में से एक कम। और ऐसे ही वर्टिकल सोफ़ा की कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लोग ये वाले फार्मूले तक डेराइव कर सकते हैं कि इसके लिए रो -1 मल्टीप्लाई कॉलम्स कॉन्फ़िगरेशन होंगी। तो टोटल कॉन्फ़िगरेशन कितनी आ जाएंगी? हॉरिजॉन्टल और सोफ़ा और वर्टिकल सोफ़ा की दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल कॉन्फ़िगरेशंस आ जाएंगे। अब ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने 2 इंटू रो इंटू कॉलम कंसिडर कर लिया। अब इतनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास हो सकती हैं, इतनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं, यानी कि अगर हम लोग ये सिंपल कंसिडर कर लें कि इस स्टेट से हम लोग इस स्टेट पर आए और हम लोग हर एक मूव में एक नई कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो कितने लेवल हो सकते हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल इतने लेवल हो सकते हैं। और इसी बात को हम लोग अगर इस फार्मूले के हिसाब से देखें, ये वाला जो फार्मूला है, तो इसके हिसाब से हमारे पास जो फर्स्ट इनपुट होगा यानी कि 24 इंटू 24 वाला इनपुट, इसमें हमारे पास 8 की पावर 1152 नोड हो जाएंगे। और इतने नोड को ट्रैवर्स करने के लिए हम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 10 पावर 1040 ऑपरेशंस लगेंगे। अगर हम लोग CPU की जो पावर्स हैं ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की, अगर उसको बहुत ज़्यादा सिंपल वे में कैलकुलेट करना चाहें तो गीगाहर्ट्ज़ में मतलब मोस्टली पावर्स होती हैं। तो गीगाहर्ट्ज़ में कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं? 1 बिलियन। 1 बिलियन को हम लोग 10 की पावर 9 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इतने ऑपरेशंस वो 1 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है, तो इतने ऑपरेशंस कंप्लीट करने में उसको अप्रॉक्सीमेटली 1032 इतनी सेकंड्स लग जाएंगे, मतलब 10 पावर 1032। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली होगा 10 पावर 1030, और डाउन अप टू ईयर्स तो ये 10 पावर 1024 ईयर्स लेगा। ये बहुत 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 ज़्यादा टाइम है, मतलब शायद इतने में तो यूनिवर्स ख़त्म भी हो जाए, या फिर मतलब जो भी हो सकता है। आप लोग समझदार हैं कि इतना टाइम हम लोग नहीं लगा सकते एक सिंपल सी प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए। तो इसको ऑप्टिमाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो ऐसे तो हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। और हम लोगों को जो टाइम लिमिट गिवन है वो है 1 सेकंड, तो कहाँ हम लोग इतना ज़्यादा टाइम लेंगे हर एक पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लोर करने में, और कहाँ हम लोगों को बस इसको 1 सेकंड में सॉल्व करना है ना। तो ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। उससे पहले देख लेते हैं कि अगर हम लोग इसी वाली अप्रोच को अगर इम्प्लीमेंट करने पे गए तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। हम लोग BFS अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं या फिर DFS अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हैं। BFS और DFS ग्राफ ट्रैवर्सल के लिए यूज़ की जाती हैं, और ट्री एक तरीके से ग्राफ ही होता है, मतलब ट्री, ग्राफ, ये सब कंप्यूटर साइंस के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस के लिए नए हैं तो
प्लीज़ एक्सप्लोर कर लीजिए ट्री और ग्राफ होता क्या। सिमिलरली क्यू का यूज़ करके हम लोग भी BFS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्यू भी एक कंप्यूटर साइंस का डेटा स्ट्रक्चर है जो कि लाइन से रिजेंबल करता है, जिसमें लाइन में हम लोग क्या करते हैं, मतलब फ्रंट से हम लोग लोगों को आउट करते जाते हैं और बैकवर्ड से लोग ऐड होते जाते हैं। तो सेम फंक्शनैलिटी क्यू दिखाता है, इसीलिए इसको क्यू कहा गया। अब BFS में क्या होता है, BFS को विजुलाइज़ करने के लिए हम लोग ब्रीथिंग का सहारा ले सकते हैं कि जब हम लोग नाक से सांस छोड़ते हैं तो वो इस पॉइंट से होते हुए धीरे धीरे सराउंडिंग्स में एक्सपेंड होती जाती है। तो वैसे ही अगर हम लोग स्टार्टिंग नोड को ये वाला पॉइंट मान लें और फिर इसके सराउंडिंग्स को, यानी कि इसके सराउंडिंग्स को हम लोग ये वाले कन्फिग्रेशन से रिप्रेजेंट कर दें, तो हम लोग पहले इसको ट्रैवर्स करेंगे, फिर इसको ट्रैवर्स करेंगे, फिर आगे के सारी कन्फिग्रेशंस को ट्रैवर्स करते रहेंगे। तो इस तरीके से BFS काम करेगा। तो हम लोग BFS को भी यूज़ में ला सकते हैं कि हर एक कन्फिग्रेशन का एक एक मूव हम लोग आगे बढ़ाते रहें, और जिस कन्फिग्रेशन पर हम लोग, मतलब सारी कन्फिग्रेशंस को हम लोग ट्रैवर्स करने के बाद बता सकते हैं कि हम लोगों को मिनिमम मूव किस तरीके से लगे, है ना। जैसे कि हम लोग सांस लेंगे तो पूरी सांस लेनी पड़ेगी, पूरी सांस छोड़नी पड़ेगी। वैसे ही BFS में भी हम लोग अगर ट्रैवर्स करेंगे तो सारे के सारे नोड्स को ट्रैवर्स करेंगे, और सारे नोड्स को ट्रैवर्स करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत 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 ज़्यादा है, 10 पावर 1024 ईयर्स, है ना। इतना टाइम तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास नहीं होगा। तो DFS में आ जाते हैं। अब DFS में हम लोग DFS को कुछ इस तरीके से विजुलाइज़ कर सकते हैं कि जैसे मान लो हमारे पास ये मेज़ गिवन है और ये एक एंट्री पॉइंट है, हम लोगों को केक तक पहुंचना है। तो केक तक पहुंचने के लिए हम लोग पहले यहाँ पर जाएंगे और फिर ऐसे जाते जाएंगे जब तक कि हम लोग या तो एक ब्लॉक तक ना पहुंच जाएं या फिर हम लोग केक तक ना पहुंच जाएं। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेंशियली हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च कर रहे हैं, यानी कि जितना डीप हम लोग जा सकते हैं उतना डीप चले जाएंगे, है ना। वैसे ही इसी को हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें अपने ट्री के एक्सप्लोरेशन में, तो हम लोग एक कन्फिग्रेशन को एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट वाली कन्फिग्रेशन यहाँ पर, फिर इसके बाद एक और कन्फिग्रेशन लेकर हम लोग सबसे नीचे तक जाते रहेंगे। फिर अगर उसमें पॉसिबल हुआ तो उसमें हम लोग स्टोर कर लेंगे, या फिर पॉसिबल नहीं हुआ तो वो बात को भी हम लोग स्टोर कर लेंगे, और फिर उसके बाद बैक ट्रैक करके फिर अगली कन्फिग्रेशन पे आएंगे। तो इस तरीके से DFS का यूज़ करके हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने पुराने वाले जो ब्रूट फोर्स अप्रोच हम लोगों ने डिस्कस की उसको। फिर इसके बाद ऑप्टिमाइज़ अप्रोच पर आते हैं। ऑप्टिमाइज़ अप्रोच क्या कहती है कि ऑप्टिमाइज़ अप्रोच में हम लोग डायनेमिक प्रोग्रामिंग का यूज़ कर सकते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि हमें अपने पास्ट को याद रखना है, जो भी हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं वो सारी कैलकुलेशन को हम लोगों को बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। बार बार कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को कैलकुलेशन की पेनल्टी हिट होगी। अब इस बात को हम लोग इस तरीके से विजुलाइज़ कर लेते हैं कि जब से हम लोगों ने पहला इनपुट को एक्सप्लोर किया, अगर हम लोग इसको ऐसे स्टार्टिंग से एक्सप्लोर ना करते, हम लोग बैकवर्ड ट्रैवर्स करते, तो अगर हमारे पास ये कन्फिग्रेशन गिवन होती और हम लोगों को यहीं पर पहुंचाना होता तो कितने मूव लगते, 0, है ना। इस वाले मूव से रिक्वायर्ड प्लेस तक पहुंचने के लिए कितने मूव लगेंगे, 1। इससे रिक्वायर्ड तक पहुंचने के लिए कितने, 2। सिमिलरली इससे 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगर हम लोगों को ये वाली कन्फिग्रेशन दी होती तो हम लोग एक मूव याद रख लेंगे। अब इससे जस्ट एक पहले वाली पर अगर हम लोग आएंगे तो हम लोगों को, क्योंकि ये वाली कन्फिग्रेशन याद थी, तो हम लोगों ने डायरेक्टली बता दिया बिना कैलकुलेट करे भी कि भाई अगर आप यहाँ पर आओगे, मतलब अगर हम लोग ये सिंपल वाला एग्जांपल ना लें, हम लोग ये वाला एग्जांपल ले लें। अगर मान लो हम लोगों को यहाँ पर पता चल गया कि इस कन्फिग्रेशन से लास्ट तक पहुँचने की जो मूव लगेंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 मूव लगेंगे, तो क्या एक मूव जस्ट इससे हम लोग पीछे चले जाएं, वो कोई भी मूव हो सकता है, तो एक मूव जस्ट पीछे चले जाएंगे तो उस कन्फिग्रेशन पर कितने मूव लगेंगे, इसमें जितने मूव लग रहे हैं +1, है ना। सिमिलर अप्रोच को हम लोग अगर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो अब ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अब फिर से हम लोग वो चीज़ रिकॉल कर लेते हैं कि कितनी कन्फिग्रेशंस हो सकती हैं, 2 इंटू रो इंटू कॉलम्स, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हर एक कन्फिग्रेशन के लिए हम लोग एक स्टोरेज क्रिएट कर रहे हैं, तो इस कन्फिग्रेशन के लिए भी स्टोर किया, इसके लिए भी स्टोर किया, इसके लिए भी स्टोर किया। और पॉसिबल कन्फिग्रेशंस कितनी हो सकती हैं, 2 इंटू रोज इंटू कॉलम्स, यानी कि हम लोग फर्स्ट केस में भी
इतनी ही कॉन्फ़िगरेशंस को स्टोर कर रहे होंगे और इतनी ही कॉन्फ़िगरेशंस को प्रोसेस कर रहे होंगे। अब इसमें हम लोग फिर से वही विजुअलाइजेशन वाला फैक्टर कि हम लोगों के कितनी पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस तक पहुंचने के लिए हम लोगों के पास कितने मूव हो सकते हैं, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम लोग देखें तो यहाँ से हम लोग कितने मूव लेकर एक नई कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लोर कर लेंगे। या तो हम लोग अपवर्ड जाएंगे तो अपवर्ड जाने के बाद ये वाली कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोर होगी, बैकवर्ड जाएंगे तो ये वाली एक्सप्लोर होगी, है ना। ऐसे ही फॉरवर्ड जा सकते होते तो और एक नई कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लोर होती। लेकिन पॉसिबल टोटल कॉन्फ़िगरेशंस कितनी है, टोटल कॉन्फ़िगरेशंस तो इतनी ही है ना। तो इतनी ही मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन हर एक कॉन्फ़िगरेशन से एक नई कॉन्फ़िगरेशन को ढूंढने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 तरीके हैं। जैसे कि इस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग लें अगर, तो इससे बेटर विजुलाइज होगा। इससे बैकवर्ड जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, अपवर्ड जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, फॉरवर्ड जाएंगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी, और डाउनवर्ड जाएंगे तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगी। अब अगर हम लोग रोटेट करेंगे तो रोटेट करने के बाद हम लोगों को वर्टिकल वाली जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनमें से कोई कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगी। तो कुल मिलाकर हम लोग जो टोटल कॉन्फ़िगरेशंस हैं उन्हीं को एक्सप्लोर कर रहे होंगे। लेकिन हर एक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के पॉसिबल वेज कितने हो सकते हैं, 8। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करें कि हम लोगों को कितने ऑपरेशंस करने होंगे, तो ये कैलकुलेट होकर आएगा 9216 ऑपरेशंस फॉर वर्स्ट इनपुट, यानी कि 24x24 की मैट्रिक्स के लिए हम लोग इतने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे होंगे। इतने ऑपरेशंस को अगर हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट करें तो अब ये 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 पावर 4 ऑपरेशंस हम लोगों को टोटल करने होंगे और सीपीयू कितने कर सकता है, 10 पावर 9। तो 1 सेकंड की लिमिट के अंदर ये सॉल्व हो गया। अब देख रहे हो आप कितना ज़्यादा हम लोगों ने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। कहाँ 1024, वो भी 10 की पावर्स में लग रहा था, और अब यहाँ पर 1 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो एक मैप यूज़ कर सकते हैं। मैप में हम लोग जो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस है उनको स्टोर करवा लेंगे, और उसमें ये भी स्टोर करवा लेंगे कि इस तक पहुंचने के लिए, मतलब इससे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हम लोगों को कितने मूव लगेंगे। और सबसे हम लोग स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने के दौरान हम लोग सबके मूव जो होंगे, मिनिमम मूव, उनको इन्फिनिटी मार्क कर देंगे, ताकि हम लोगों को अगर कोई मूव मिले कि इतने मूव में हम लोग जा सकते हैं तो हम लोग इसको अपडेट कर सकें। और इस जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें हम लोग सबसे पहले एक क्यू के अंदर एक एलिमेंट डाल देंगे, कौन सा वाला, जो कि एंड वाला होगा, मतलब डेस्टिनेशन भी वही और सोफ़ा की स्टार्टिंग पोजीशन भी वही, तो वहाँ पे 0 मूव लगेंगे, तो उस चीज़ को हम लोग क्यू में अपडेट कर देंगे। ऐसे ही जो सोफ़ा की एंडिंग पोजीशन होगी, अब उससे 8 मूव लेकर हम लोग नई नई कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होंगी उन पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशंस को हम लोग फिर से क्यू के अंदर डाल लेंगे, और फिर हम लोग एक लूप के अंदर इस क्यू को प्रोसेस करेंगे जब तक ये क्यू एम्प्टी ना हो जाए। सेम प्रोसेस हम लोग करते रहेंगे जो हम लोगों ने पहले सोफ़ा के एंड वाली जो कॉन्फ़िगरेशन थी उसके लिए किया था, यानी कि सोफ़ा का स्टार्टिंग भी वही, सोफ़ा का डेस्टिनेशन भी वही। तो वैसे ही जैसे हम लोग 8 मूव को एक्सप्लोर कर रहे थे हर एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और फिर जो भी नई कॉन्फ़िगरेशन मिल रही थी अनप्रोसेस्ड वाली, जिसके लिए हम लोगों ने मिनिमम मूव नहीं निकाले हैं, तो उसको हम लोग क्यू में डाल रहे थे। वैसे ही हम लोग इसमें भी, इस लूप के अंदर भी सिमिलरली सारी जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी उनको हम लोग क्यू के अंदर डालते रहेंगे, और ऐसे ही क्यू जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से इस ऑप्टिमाइज़ अप्रोच को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और अगर हम लोग मैप का यूज़ कर रहे हैं तो मैप में जो एक एलिमेंट होता है उसको सर्च करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर log ऑफ n मान लें, अगर हम लोग अनऑर्डर्ड मैप यूज़ करते तो ये O ऑफ 1 में भी हो जाता। खैर log ऑफ n की पेनल्टी सर्चिंग के लिए अगर हम लोग मान कर भी चल लें तब भी हमारे पास ये 10 पावर 4 ऑपरेशंस ही होंगे अप्रॉक्सीमेटली, जो कि फिर से अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने कितने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर किए। हम लोगों ने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखा, रिकर्सन तो हम लोगों ने देखा ही है, क्योंकि मतलब हम लोग BFS DFS सबको एक रिकर्सिव अप्रोच से ही एक्सप्लोर कर रहे होंगे। और फिर हमने ट्री देखा, ग्राफ देखा, BFS DFS देखा, क्यू, स्टैक, मैप और डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कवर किए। अगर हम लोग इसके कोड वाले पार्ट पर आएँ
तो कोड हम लोग इस लिंक से जा सकते हैं। और अगर आप लोग विज़िट करना चाहें इस के गेम विजुअलाइजेशन को, तो आप लोग इस वाली लिंक पर आकर इसको विज़िट कर सकते हैं। तो इसमें लेवल 2 से स्टार्ट हुआ, हम लोग लेवल 1 से भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेवल 0। तो ये पहला वाला इनपुट, यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड जा सकते हैं, फिर से फॉरवर्ड जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने क्या लिया था, रोटेट डाउन लेफ़्ट लिया था, फिर डाउन और डाउन आते गए थे जब तक कि हम लोग एकदम बाउंड्री पे हिट ना कर जाए। फिर उसके बाद रोटेट डाउन राइट और फॉरवर्ड लेकर हम लोगों ने लेवल को क्लियर कर लिया। ऐसे ही लेवल 2 मतलब लेवल 1 यहाँ पर 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, तो लेवल 1 जो है वो टेक्निकली लेवल 2 है। ठीक है, तो रोटेट डाउन लेफ़्ट और डाउन। तो कुछ इस तरीके से आप लोग इसको विजुलाइज़ कर सकते हैं और कोड वाला पार्ट आप लोग यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हैं। यूज़र नेम ये रहा और रेपो ये रही, और इसके अंदर जो फ़ोल्डर है वो पज़ल वाला फ़ोल्डर है, जहाँ पर आप लोग ये सारे कोड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर मुझे रीच आउट करना हो तो ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। थैंक यू सो मच।